अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली कंफर्म करें मेरी आवाज़ सही आ रही है आप तक? जी मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं। देखें, एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी फर्स्टली कि एक लेटेस्ट अपडेट है कि जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब पर ये इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है, और ऐसे तमाम अकाउंट्स जिन पर 200 यूनिट से ज़्यादा की सेल हुई है विद इन लास्ट 12 to 24 मंथ्स, और इवन 6 मंथ्स में भी अगर 200 यूनिट से ज्यादा आपने सेल आउट किया, $5,000 मिनिमम अगर आपने अकाउंट पर सेलिंग की है, तो उसमें ये इन्फॉर्म कंज्यूमर एक्ट जो है उसकी वजह से अकाउंट्स जो हैं वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर चले गए हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाइड है, और फोन नंबर, बैंक अकाउंट, बिजनेस एड्रेस और टैक्स आईडी नंबर, इसके लिए वो प्रूफ्स वगैरह मांग रहे हैं। तो ये मतलब जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इसमें आपको अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है, और अगर ऑलरेडी अपडेटेड हैं तो उनको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत है। लाइक अगर फ़ोन नंबर है तो उसको आपको वेरीफाई करवाना है। लाइक आप ओटीपी वगैरह इसमें एंटर करेंगे, और फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद तो फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इन द सेम वे जो बैंक अकाउंट है उसके लिए स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए हर एक से वो अलग तरह का डॉक्यूमेंट मांगता है। कुछ से ईआईएन मांग लेता है, और कुछ से आप समझ लो कि एलएलसी का डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, तो वो मतलब हमें अपलोड करने की जरूरत है। और कुछ केसेस में ओटीपी भी अमेजोन सेंड कर रहा है जो बिजनेस एड्रेस हम दे रहे हैं उस पर। ठीक है, वो ओटीपी हमें एंटर करना होता है, और टैक्स आईडी नंबर ऑब्वियसली ईआईएन पर जो भी हमारा टैक्स आईडी होता है वो यहाँ पर हमें करना होता है। और अगर पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं तो फिर उसमें बिजनेस एड्रेस नहीं होगा, फोन नंबर, बैंक अकाउंट और टैक्स आईडी नंबर होगा, लेकिन वो नंबर फिर पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें टैक्स आईडी नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो एक ये जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की है। अब हम मूव करते हैं टॉपिक की तरफ, जिसमें सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन और रिसीव्ड आईपी कंप्लेन्स को आज हमने डिस्कस करना है। सो फर्स्टली मैं आपको बताती चलूं कि मतलब इसमें सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन होती क्या है और रिसीव्ड आईपी कंप्लेन क्या होती है। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो डिफरेंस बताती चलूं। देखो, जब हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को उसके अप्रूवल के बगैर सेल आउट कर रहे होते हैं, लाइक जैसे होलसेल में तो ब्रांड अप्रूवल होता है, लेकिन अगर अप्रूवल के बगैर हम प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, देन इन दैट केस ऑब्वियसली हम ब्रांड के राइट्स ऑफ ऑनर को इस्तेमाल करें विदाउट ब्रांड परमिशन। तो जब हम ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं तो कुछ केसेस में इस तरह से होता है कि ब्रांड कंप्लेन करता है कि ये जो सेलर है ये हमारी प्रोडक्ट को हमारे बगैर पूछे सेल आउट कर रहा है। ठीक है, तो ब्रांड की तरफ से काफी सारी टाइप्स की लाइक आ सकती हैं, कंप्लेन आ सकती हैं, काउंटरफेट की आ सकती है। इसके अलावा ब्रांड ये भी कह सकता है कि जो प्रोडक्ट है उसमें ट्रेडमार्क हमारा इस्तेमाल हुआ है, या वो ये कह सकता है कि इसमें कॉपीराइट इस्तेमाल हुआ है, या फिर वो ये कह सकता है कि मतलब सेल काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय। ठीक है, ये भी वो कह सकता है। तो दो तीन तरह की चीजें वो कह सकता है। तो अगर ब्रांड खुद कंप्लेन करता है या ब्रांड का कोई टीम मेंबर खुद कंप्लेन करता है तो उसे रिसीव्ड आईपी कंप्लेन कहते हैं, यानी कि रिसीव हुई है ब्रांड की तरफ से कंप्लेन। लेकिन एक होती है सस्पेक्टेड आईपी। सस्पेक्टेड में क्या होता है कि जो लिस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई है अकाउंट पर, और उस लिस्टिंग की एक डुप्लीकेट लिस्टिंग आई डोंट नो किसने मतलब बनाई, और अमेजोन पर बहुत सारे सेलर्स ने उसको मी टू कर दिया और लोग सेल आउट करना शुरू हो गए। अब अगर ब्रांड उस पूरी लिस्टिंग को कहते हैं कि लिस्टिंग ही मैंने क्रिएट नहीं की है, किसी और ने क्रिएट की है, अब उस टाइम पे जितने भी सेलर्स ने उसको लिस्टिंग को मी टू किया होता है उन सबको सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन जाती है, क्योंकि अमेजोन को हर एक पर शक होता है कि किसने इस लिस्टिंग को क्रिएट किया है। तो वो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन होती है, सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन होती है। अच्छा, जो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन होती है ना, इससे अकाउंट की हेल्थ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा अगर आ जाए तो उस पर पड़ सकते हैं, लेकिन एक दो अगर आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता सस्पेक्टेड से। और सस्पेक्टेड को रीइंस्टेट करवाने के लिए ऑब्वियसली अमेजोन कहेगा कि ये लिस्टिंग अगर आपने क्रिएट की है तो फिर आप प्रूफ दो सारे के सारे, तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए
मतलब ये है कि जो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन है उसमें आप ये कर सकते हो कि मतलब जस्ट इसको छोड़ दो। 180 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर इनवॉइस है, मतलब किसी सप्लायर की या डिस्ट्रीब्यूटर की जो कि आगे से ब्रांड से अप्रूवल रखता है अपने पास उसको सेल आउट करने के लिए, तो उस टाइम पर आप उस इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसमें ये होता है कि सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन उसमें रिमूव होने के चांसेस होते हैं अगर आप सिर्फ इनवॉइस सबमिट करवा दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर काउंटरफेट या ऑथेंटिसिटी वगैरह के बारे में उन्होंने कहा हो तो वो तो रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वगैरह से रिलेटेड हो तो फिर नहीं होती। अब अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, अब ये चीज हो गई सस्पेक्टेड में। लेकिन जो रिसीव्ड आईपी वायलेशन होती है, आईपी कंप्लेन होती है, वो तो ब्रांड ने आपके खिलाफ की है, प्रॉपर आपके खिलाफ की है कि आप जो है वो राइट्स नहीं रखते थे और आपने मेरी प्रोडक्ट को मेरे बगैर पूछे लिस्ट किया है। अब इसमें भी दो तीन सिनेरियोज होते हैं। अगर तो काउंटरफेट है तो आप अपनी इनवॉइस के थ्रू उसको खत्म करवा सकते हैं कि ब्रांड ने कहा है कि आप कॉपी प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस है तो फिर तो ये रिसीव्ड आईपी कंप्लेन फौरी तौर पे रिमूव हो जाती है। और सम टाइम ये होता है कि आजकल एक क्वेश्चन एयर होता है उसमें रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में, वो पूछते हैं कि दो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर कि हाँ मैंने वायलेशन की है और अब मैं इस एएसआईएन को फर्दर सेल आउट नहीं करना चाहता, ठीक है। वो उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो इनवॉइस वो आपसे मांगेगा वो आप सबमिट करेंगे और ऑटोमेटिक ये आईपी कंप्लेन जो है वो रिमूव हो जाएगी उस केस में, ठीक है। लेकिन हाँ, दूसरा जो ऑप्शन होता है उसमें अमेजोन कहता है कि ब्रांड ने ये गलत कंप्लेन की है, आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं तो आप वो सबमिट करवा दो, ठीक है। तो फिर वो आपको सबमिट करवाने की जरूरत होती है, लेकिन उसमें अगर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है तो फिर कोई चांस नहीं होता, मतलब इसके अप्रूव होने का। तो इसमें यही होता है कि जो इन्वेंट्री होती है उसको आप फौरी तौर पे रिमूव करवा लेते हो और आईपी वॉयलेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप जो है वो उस लिस्टिंग को फौरी तौर पे आपने रिमूव करना है, ठीक है, क्लोज करना है या फिर आपने डिलीट कर देना है उस लिस्टिंग को, परमानेंट डिलीट कर देना है। और उसके बाद फिर आपने इसको एक्सेप्ट करना है और फिर फौरी तौर पे ये वायलेशन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ केसेस इस तरह के भी होते हैं जिसमें जो आईपी कंप्लेन वो इतनी सीरियस होती है कि मतलब मतलब जो ऑनर होते हैं ब्रांड के, वो अटॉर्नी को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। लाइक अटॉर्नी कोई नोटिस भेजता है अमेजोन को और अमेजोन उस अटॉर्नी के लेटर को हमारे साथ डिस्पैच करता है बकायदा, यानी कि ईमेल में अटॉर्नी का कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, फैक्स नंबर, एवरीथिंग उसकी गिवन होती है। और वो अमेजोन कहते हैं कि मैं तब तक, अच्छा अटॉर्नी अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाता है साथ में। लेकिन बाकी केसेस में अगर बहुत ज्यादा आईपी कंप्लेन वायलेशंस हैं तो फिर अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, अदरवाइज अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अगर अटॉर्नी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अटॉर्नी की सारी डिटेल्स देता है अमेजोन और अमेजोन कहता है कि हाँ अब दो चांसेस, दो तरह की चीजें हैं तुम्हारे पास, अटॉर्नी से कांटेक्ट करो, अटॉर्नी से सारी चीजों को डिसाइड करो, अटॉर्नी ही अगर अपनी कंप्लेन वापस लेगा तो हम तुम्हारा अकाउंट खोल देंगे, अदरवाइज हम तुम्हारा अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो वो तो क्लियर कट बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है। फिर आपको अटॉर्नी को ईमेल्स करनी पड़ती हैं, सेलर सेंट्रल के साथ जो ईमेल अटैच होती है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है और आप उसे बताते हो कि यहाँ से खरीदी थी, ये सोर्सिंग थी और प्रोडक्ट काउंटरफेट नहीं है। ट्रेडमार्क का बताओ, अगर ट्रेडमार्क के बारे में है तो आप उसे बताओ कि भी हमें इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो ये सारी चीजें आपको अटॉर्नी के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। सो अटॉर्नी जो है आप फिर फाइन भी लगा सकते हैं। जैसे एक अटॉर्नी के साथ मेरी अभी कम्युनिकेशन चल रही है, उसने ऑलमोस्ट समझ लो कि $25,000 का फाइन कहता है कि आप भरो। तो 25,000 टू मच है, वो तो ऑब्वियसली कोई भी पे नहीं कर सकता। फिर आगे हमने अपने अटॉर्नी के थ्रू उसको जो है
वो कोई एक मतलब रीजनेबल सी प्राइस में उसको करने के लिए, और बाकी हमने फिर अपने बिजनेस के एविडेंसेस दिए हैं कि ये देखें जी, हमारे पास तो, हमारा तो बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा फाइन जो है वो पे कर सकें। तो वो रेजोल्यूशन के लिए भी इस तरह का काम करते हैं। अच्छा, अगर अटॉर्नी, अब एक केस है कि अटॉर्नी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट ब्रांड की कंप्लेन है, तो उसमें क्या होता है कि जिस ईमेल से कंप्लेन आई होती है वो ईमेल एड्रेस amazon हमारे साथ शेयर करता है। ठीक है, और उस ईमेल एड्रेस पर एक कंप्लेन आईडी दी होती है हमें, उसी ईमेल परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में एक कंप्लेन आईडी हमें गिवन होती है। उस कंप्लेन आईडी पर जाकर हमें amazon के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है। सो मुझे एक मिनट दे, मैं आपके साथ एक ईमेल शेयर करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से कंप्लेन आईडीज वगैरह amazon हमें प्रोवाइड करता है। जी, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ मतलब नोटिफिकेशंस जो कि मतलब एक अकाउंट था उस पर रिसीव हुए थे और फिर हमने इसकी रिमूव करवाई थी। सो इसमें आप देखो कि अमेजोन ने कहा है कि आप की लिस्टिंग्स हमने रिमूव कर दी हैं और आपका जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो डीएक्टिवेट कर दी हैं, और यू कैन फाइंड डिटेल्स ऑन द इम्पेक्टेड लिस्टिंग्स एंड आर पॉलिसीज बिलो। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हो कि अमेजोन ने कहा है कि आप क्यों ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि आपको एक नोटिस मिला है इन्फ्रिंजमेंट का फ्रॉम राइट्स ओनर दैट इंडिकेट द बिलो एसेंस आर इन्फ्रिंजिंग अपॉन देयर आईपी राइट्स। ठीक है, ये आईपी कंप्लेन यानी कि इनके ऊपर आई है। और हाउ मैम डू आपकी आई, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, स्क्रीन अभी मैंने स्क्रीन की आपकी नहीं है, शो नहीं। मैंने नोटिफिकेशन शो की है व्हाट्सएप में, मैं उसको आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब ये जो है amazon की पॉलिसी की वॉयलेशन है, और इसमें अगर आप देखो, इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखो इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कैसे करवाना है, वो सारा तरीकाकार यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बिल्कुल बॉटम पर देखो, राइट ऑनर की डिटेल लिखी हुई है जिसमें उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट्स ऑनर की कम्युनिकेशन क्या है जो अमेजोन ने रिसीव किए, प्लीज रिमूव डुप्लीकेट एसन लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि ये जो एसिन है ये ओरिजिनल है और दूसरी डुप्लीकेट है। ठीक है, और ये ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, लेकिन जो न्यू सेलर्स ने इसकी डुप्लीकेट एसिन क्रिएट किया हुआ है और वो तमाम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड दीज सेलर्स इज सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स, सो प्लीज प्रोटेक्ट आवर ब्रांड। ठीक है, एएसआईएन लिखा है, टाइटल लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, वॉयलेशन टाइप अब देखो ट्रेडमार्क प्रोडक्ट डिटेल पे, यानी कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क कॉपी किया हुआ है, और उसके बाद कंप्लेन आईडी दी हुई है। तो अब इसके इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप इनवॉइस और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको सबमिट करवा दो, और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर उस केस में आपको ब्रांड से रिट्रैक्शन करने की जरूरत होती है। रिट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप उनसे एक्सक्यूज करते हो। उसका भी एक फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें आप उन्हें बताते हो कि हमने फलां सप्लायर से सोर्सिंग की थी, हमें नहीं पता था कि वो आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर नहीं है, और उसके बाद फिर आप बताओगे कि मतलब हम फर्दर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट नहीं करेंगे। हाँ, अगर अकाउंट डीएक्टिवेट है तो रिट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है, जस्ट आईपी कंप्लेन है, तो उसमें तो आजकल सिर्फ क्वेश्चनर ही आता है, उसके थ्रू आप रिमूव करवा लेते हो। लेकिन अकाउंट अगर डीएक्टिवेट होगा तो फिर पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन अमेजोन को भी सबमिट करवाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ब्रांड को भी रिट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर देखो, जो प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आप कंप्लेन आईडी लिखोगे, ब्रांड का नेम लिखोगे, प्रोडक्ट का नेम लिखोगे, और आप बताओगे कि हमें पता है कि अमेजोन इसको बहुत सीरियसली लेता है इन तमाम चीज़ों को, और रूट कॉज क्या है। रूट कॉज ये है कि हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट से, ब्रांड से परचेज नहीं की, या अगर ब्रांड से परचेज की है, जहां से भी आपने परचेज की है वो आपने उसी के मुताबिक इसको चेंज कर देना है। और इस इशू को फिक्स कैसे किया आपने, कि आपने जितने भी
ऑर्डर्स हैं जो रिसेंट प्लेस हुए हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको आपने रिमूव कर दिया अगर हैं तो, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे। और उसके बाद आप बताओगे कि जितनी भी आइटम्स हैं उनको ब्रांड की वो हमने डिलीट कर दी हैं और हम अब इस ब्रांड को सेल आउट नहीं करेंगे, जितनी भी इन्वेंट्री है। और मतलब हमें नहीं पता था कि उसकी ऑथराइजेशन लाजमी है। और अगर तो जिस तरह से ये वाला जो सिनेरियो था इसमें वो कह रहे हैं कि एक डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट हुई है, तो आप उसमें यही बताओगे कि हमें नहीं पता था क्योंकि ये डुप्लीकेट लिस्टिंग थी, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल लिस्टिंग है। तो उसमें फिर आप क्लियर कट ये बताओगे कि उस लिस्टिंग पे जेनेरिक था, सब लोग वैसे ही सेल कर रहे थे इसलिए हमने भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब फ्यूचर में आप मतलब किस तरह से इसको फौरी तौर पे रोकोगे? मतलब फ्यूचर में इस तरह का जो भी सिनेरियो है उसको होने से आप किस तरह से रोकोगे, वो सारा आपने यहाँ पर डिटेल में लिखना है, ठीक है? ये कॉपीराइट से रिलेटेड है। और अगर काउंटर फेट, क्योंकि इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि छोटी छोटी अलग अलग चीजों से आपको नजर आएगा कि कंप्लेन किस तरह की थी। जैसे अभी जो हमने देखा है वो काउंटर फेट के हिसाब से है, कि वो कह रहे हैं कि हमें डर है कि जो डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट हुई है उस पर लोग इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो फिर आपको काउंटर फेट का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखने की जरूरत होगी। और लास्ट में अगर आप देखें तो अगर इनऑथेंटिसिटी या फिर, क्योंकि काउंटर फेट विदाउट टेस्ट बाय जो आएगा उसमें आपने सेकेंड नंबर वाला प्लान ऑफ एक्शन कंसीडर करना है। और अगर इनऑथेंटिसिटी का क्लेम करेगा ब्रांड तो फिर आपने डायरेक्ट उसको इस तरीके से आपने करना है। और अगर सिंपल आपके पास आईपी सस्पेंशन है तो यहाँ पर मतलब जो आईपी सस्पेंशन का प्लान ऑफ एक्शन है वो अगर मल्टीपल आईपी सस्पेंशन आए तो एक ही प्लान ऑफ एक्शन में अलग अलग पोर्शंस बनाकर आपने हर एक आईपी कंप्लेन को वहां पर मतलब अमेजोन के साथ डिस्कस करना होता है। और एट द एंड आप इसी मतलब उसमें देखेंगे पीडीएफ में लास्ट में रीट्रैक्शन रिक्वेस्ट जो अमेजोन की तरफ से बीइंग अ सेलर हमें ब्रांड को सेंड करनी होती है, उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर गिवन है कि आपको किस तरह से ब्रांड से कम्युनिकेट करना है और क्या क्या चीजें आप बताओगे। और फिर एट द एंड अपनी डिटेल्स दोगे कि आप जो है वो अपनी कंप्लेन को वापस ले लें। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट है तो फिर रिट्रैक्शन ईमेल करने की जरूरत है। और अगर सिर्फ लिस्टिंग में इशू है तो फिर ऑब्वियसली आपको जस्ट वो क्वेश्चनेयर को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेटेड है तो रिट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ अमेजोन को अपील भी सबमिट करवानी पड़ेगी अलोंग विद इनवॉइस एज अ प्रूफ ऑफ परचेज, कि आपने परचेज कहाँ से किया है, ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ आईपी कंप्लेन्स के बारे में डिस्कस किया है। सो ट्रेडमार्क का मतलब जस्ट एक जो प्रोडक्ट होती है उसपे एक ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं, वो साइन सिंबल वर्ड की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट की गई है प्रोडक्ट की, ठीक है? लेकिन ट्रेडमार्क का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है, वो एक हैंड बैग है, ठीक है? हैंड बैग पे अगर पोकीमोन का करेक्टर उसके ऊपर प्रिंट हुआ है तो ऑब्वियसली वो उनकी ट्रेडमार्क को हमने यूज किया है, चाहे उसके अंदर थोड़ा बहुत हम चेंजिंग करके उसको लगा दें। लेकिन जो कॉपीराइट होता है उसका मतलब ये है कि आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट वैसी की वैसी डुप्लीकेट तैयार कर दो, ठीक है? वो कॉपीराइट होते हैं, इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज भी बहुत रेयर केसेस में होती है जिसको कहते हैं पैरेलल इंपोर्ट। अच्छा, जो पैरेलल इंपोर्ट होती है उसका मतलब ये होता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि अगर यूएसए में सेल कर रहे हैं तो वो यूके में सेल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक गोरिल्ला के नाम से ना मतलब एक ब्रांड है, उसकी टेप्स ग्लूज और इस तरह की चीजें होती हैं, वो यूएसए में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए से मंगवा कर यूके में सेल आउट करते हैं तो उसमें पैरेलल इंपोर्ट की कंप्लेन आ सकती है, क्योंकि इस ब्रांड की इंपोर्ट बंद है, यानी कि हम यूएस से मंगवा के यूके में सेल आउट नहीं कर सकते। यूके में अगर सेल आउट करना है तो यूके से ही परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है ये पैरेलल इंपोर्ट का केस। लेकिन फिर भी आपको बताना था, उसमें भी आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और फिर आप ये बताओगे कि हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था कि ये पैरेलल इंपोर्ट करना अलाउ नहीं है। और फिर आप आईपी कंप्लेन की तरह ही उसको डील करोगे। अब जी आपकी तरफ से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछना स्टार्ट करें वन बाय वन।